दुनिया भर में सबसे बड़ा साइलेंट किलर माना गया है हाइपरटेंशन को, यानी असामान्य रक्तचाप। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ये खबर आपके लिए है। वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वाली वीडियो में अपन हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन जिसको हम हाई बीपी भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रखेंगे, पूरा एक्सटेंसिवली डिटेल में डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके प्रिवेंशन के बारे में, और अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली हो जाता है तो नेचुरली भी कैसे हम उसको थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए जिनके साथ इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन एड्रेस करते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है, बेसिकली हाई बीपी होता क्या है। तो हाई बीपी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो मेडिकली हम बीपी जब मेजर करते हैं तो दो रीडिंग्स हमारे पास आती है। तो एक होती है ऊपर वाली जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और एक होती है नीचे वाली जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक की रीडिंग्स यूजुअली ज़्यादा होती है, डायस्टोलिक से ज़्यादा होती है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक थोड़ा सा कम होता है। अब हम हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, तो हाइपरटेंशन सबसे पहली बात तो हम एक रीडिंग के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते कि एक रीडिंग ली और हाइपरटेंशन है या नहीं, हम डिफाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है, कई बार पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसका बीपी नेचुरली बढ़ जाता है, एंग्जाइटी की वजह से, या हो सकता है ट्रैवल करके आए उस वजह से। तो हम मल्टीपल रीडिंग्स में 3 या मोर देन 3 रीडिंग्स अंदर अगर कंसिस्टेंटली हाई बीपी आ रहा है तो हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन है। अब हाइपरटेंशन किन वैल्यूज़ को हम असाइन करेंगे, कौन सी वैल्यूज़ असाइन करेंगे हाइपरटेंशन के लिए, तो 140 से ज़्यादा सिस्टोलिक, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा कंसिस्टेंटली 3 रीडिंग्स में, और डायस्टोलिक अबव 90। तो 140/90 अगर 3 रीडिंग्स में 140/90 से ज़्यादा आ रहा है ब्लड प्रेशर, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज हाइपरटेंशन। ठीक है, ये मैंने आपको ये बताया कि डिफाइन कैसे किया जाता है हाइपरटेंशन को। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। देखिए, मेडिकली अगर क्लासीफाई करें तो हाइपरटेंशन 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है या तो बिना किसी कारण के हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है, उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जो नॉर्मली लोगों में देखने को मिलता है, जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है। दूसरा सेकेंडरी का मतलब है किसी कारण की वजह से, सेकेंडरी टू सम अदर रिस्क फैक्टर और सम अदर कॉज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एक कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो आपकी किडनी को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो ब्लॉक हो जाती है, पार्शियली या फुली। तो उस वजह से किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है और किडनी कुछ ऐसे हार्मोन्स निकालने लगती है जो आपके बीपी को रेज करती है। और क्यों रेज करती है, क्योंकि वाटर और सॉल्ट का रिटेंशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हमने सेकेंडरी क्यों बोला, क्योंकि किडनी की किसी डिसऑर्डर की वजह से हाइपरटेंशन हो रही है। दूसरा इसका एग्जाम्पल दूँ तो कुशिंग सिंड्रोम एक डिजीज़ होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, वो बढ़ जाता है आपके ब्लड के अंदर, और वो जो है वो आपके बीपी को फर्दर रेज कराता है। और अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो वो होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। वो एक ट्यूमर होता है, वो भी एड्रिनल ग्लैंड का है, वो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं एड्रिनलिन, उसका आपने नाम सुना होगा। अब एड्रिनलिन जो है, आप सभी को शायद पता होगा कि आपका बीपी बढ़ाता है, वो एपिसोडिक रेज इन बीपी करता है, यानी कि एपिसोड बीच बीच में इंसान का बीपी बढ़ेगा आधे 1 घंटे के लिए, फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा, एपिसोडिक रेज करता है। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये मैंने आपको बताया सेकेंडरी। अब एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करते हैं अपन, जो कि है प्राइमरी हाइपरटेंशन, यानी कि एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो लोगों में नॉर्मली होता है। देखिए, मैक्सिमम लोगों में इसका कोई कारण हम एज इट इज़ डिफाइन नहीं कर सकते कि इस कारण की वजह से इनको हाइपरटेंशन हुआ है, इसकी कॉजालिटी डिफाइन नहीं की जा सकती कई बार, बट रिस्क फैक्टर्स डिफाइन किए जा सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर क्या है हाइपरटेंशन के लिए, रिस्क फैक्टर है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद हाइपरटेंशन। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें सिग्निफिकेंटली कई फोल्ड्स में रिस्क बढ़ी हुई होती है फॉर हाइपरटेंशन एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि स्मोकिंग जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो आपके ब्लड है, जो आपकी आर्टरीज है, जो आपका हार्ट है, उसके साथ बहुत खिलवाड़ करती है। एक्चुअली उसके अंदर निकोटीन होता है, निकोटीन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पूरा ऊपर नीचे करके रख देता है। इसलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जितनी बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट और वैस्कुलर सिस्टम यानी आपकी ब्लड वेसल्स, उसकी जितनी बीमारियां, उन सब के अंदर एक रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। फॉर एग्जाम्पल एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, इन सभी का रिस्क फैक्टर नंबर 1 या नंबर 2 हमेशा स्मोकिंग रहता है। क्यों, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मैनिपुलेट करता है वो। सेकेंड रिस्क फैक्टर की बात करें तो ओबेसिटी।
ओबेसिटी के साथ में इशू ये है कि वही जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसके डायमीटर के साथ में खिलवाड़ होता है। एक्चुअली ब्लड वेसल का जितना ज़्यादा डायमीटर रहेगा, जितनी ज़्यादा डायलेटेड आपकी ब्लड वेसल है, उतना यूजुअली लोअर रहेगा आपका ब्लड प्रेशर। लेकिन ओबीस लोगों के अंदर इसका डायमीटर यूजुअली कॉन्स्ट्रक्टेड रहता है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रक्टेड रहती है, छोटा रहता है डायमीटर, तो उस वजह से बीपी उनका रेज्ड रहता है या फिर रिस्क बढ़ जाती है हाई बीपी की। तीसरी अगर मैं बात करूं तो एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। जिन लोगों के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उनके अंदर इशू ये है कि उनके एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर भी प्लाक होने की रिस्क होती है। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा आपके बॉडी के अंदर, आपके एब्डोमेन के अंदर एक बड़ी ब्लड वेसल होती है जो आपके पूरे एब्डोमेन को सप्लाई करती है, इंक्लूडिंग योर किडनीज। तो एब्डोमिनल एओर्टा में जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो उसमें किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और जैसा मैंने आपको बताया किडनी हार्मोन्स रिलीज करने लगता है जिस वजह से रिटेंशन होता है वाटर और सॉल्ट का, इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताया कुछ। इसके अलावा अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो टोबैको चूइंग भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि वही वापस बात आ जाती है कि निकोटीन उसके अंदर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन की, कि क्या सिम्टम्स आएंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, यानी कि क्या चीज़ आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन में सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है हेडेक। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, स्पेशली थोड़ा सा एलिवेटेड, ज़्यादा ही एलिवेटेड है, एक तो होता है बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन, 135-140 के आसपास उनका बीपी होवर करता रहता है, लेकिन जिन लोगों को 160-170 तक बीपी रहता है उनको हेडेक्स का इशू बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है। तो हाइपरटेंशन का एक बहुत ही कॉमन और मोस्ट कॉमन सिम्टम है हेडेक। सेकेंड, फटीग होगा उनको। थर्ड है डिजीनेस। कई बार लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं हाइपोटेंशन के साथ में। हाइपोटेंशन के साथ में क्यों? क्योंकि हाइपोटेंशन जब आपका बीपी कम है तब भी डिजीनेस देखने को मिलती है, और यूजुअली जब इंसान लेटा हुआ है या फिर बैठा हुआ है उससे स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है तब देखने को मिलता है ये। अब बात करते हैं अगर किसी पेशेंट का हाइपरटेंशन अनट्रीटेड रह जाए या अनडायग्नोज रह जाए फॉर एनी रीज़न, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखिए, इसके ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, एक्चुअली बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सा टच अपॉन करना चाहता हूँ। तो हाइपरटेंशन जो है वो मैंने आपको बताया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ खिलवाड़ करता है। तो होता क्या है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है, स्पेसिफिकली जो आर्टरीज है, वो धीरे धीरे नैरो डाउन हो जाती है। और क्यों होती है? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो हाई बीपी की वजह से आपके आर्टरी की वॉल्स में सीप इन करने लगता है और वहाँ पे जाके चिपक जाता है। इस वजह से धीरे धीरे नैरो हो जाता है आपके ब्लड वेसल का ल्यूमेन। जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो कम होने लगता है, उस वजह से हाइपरटेंशन और एग्जैजरेट होता है। लेकिन समस्या वहाँ आती है जहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स के अंदर ये चीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल आईज़ के अंदर, अगर आंखों के अंदर धीरे धीरे आर्टरीज नैरो होने लगी है, धीरे धीरे वेसल्स नैरो होने लगी है, तो होगा क्या, उस नैरोइंग के पीछे बहुत ज़्यादा ब्लड अक्यूमुलेट होने लगेगा और वो वेसल बस्ट कर जाएगी। तो रेटिनल हेमरेजेस देखने को मिल सकता है हमको हाइपरटेंशन के अंदर, इसलिए विजन लॉस हो सकता है कई लोगों में। सेकंड, अगर हार्ट के अंदर ये चीज़ हो रही है, हार्ट के अंदर अगर ब्लड वेसल्स नैरो हो रही है तो वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर सकता है या एंजाइना कर सकता है, एंजाइना यानी चेस्ट पेन। थर्ड, अगर किडनी के अंदर ये चीज़ हो रही है तो किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है या किडनी फेलियर हो सकता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स को नैरो करता है और बाकी सब उसका फॉलो थ्रू है, सिक्वल है उसकी वजह से होता है। लेकिन अपन ने जो कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस किए वो अनट्रीटेड रह जाने की वजह से होता है, बट इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट है वो दो तरह से होता है। एक तो मॉडिफाइबल ट्रीटमेंट है, जो आपके लाइफस्टाइल को, जो आपके एक्सरसाइज रूटीन को, जो आपकी डाइट को मॉडिफाई करने से हो सकता है। दूसरा इसका मेडिकेशन, फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट है। दो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, दोनों का हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं पेशेंट्स के अंदर। सबसे पहला जो हम मॉडिफिकेशन से या मॉडिफाइबल ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं वो, उसके अंदर सबसे पहला आता है एक्सरसाइज रेजिमेंट। एक्चुअली एक्सरसाइज जो होती है स्पेसिफिकली कार्डियो वाली एक्सरसाइज है, जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है, रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें। ये क्या करती है, ये ओवरऑल आपके ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ा देती है इन अ लॉन्ग रन। जो एक्सरसाइज होती है कार्डियो एक्सरसाइज जिनको हम कहते हैं, वो आपके ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ा देती है और उस बढ़े हुए डायमीटर की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जो आपके ब्लड वेसल्स का डायमीटर है वो डिटरमाइन करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कितना ज़्यादा टाइटनेस है आपके ब्लड वेसल में, कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है ब्लड को फ्लो करने के लिए, उसको कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस।
तो जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस TPR है उसको रिड्यूस करती है एक्सरसाइजेस, और ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं डाइट की। अब डाइट में क्या होता है, कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ज़्यादा पानी पीने से हमारी हेल्थ बेटर रहती है, बट हाइपरटेंशन के अंदर होता क्या है, फ्लूइड रिटेंशन वैसे ही हो रहा है, और ज़्यादा वो पानी पीते हैं और फ्लूइड बिल्डअप होता है उनकी बॉडी में, और हाइपरटेंशन और एग्जैजरेट होता है। अगर आपका डायग्नोज्ड हाइपरटेंशन है और आपका BP बहुत हाई रहता है तो आपको पानी एक लिमिट तक ही पीना है। वो आप एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि मेरे को पानी कितना लेना है, मैक्सिमम कितना लेना है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी आदत है बहुत ज़्यादा पानी पीने की, इसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। पानी का एक रेस्ट्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है, खासकर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। थर्ड, जो आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना होगा, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। नमक का डाइट में होना ज़रूरी है, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक्चुअली कई पार्ट्स में कंट्री के और कई जगहों पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी डाइट खाई जाती है, उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जो सॉल्ट है वो वाटर को रिटेन कराता है बॉडी के अंदर। अगर सॉल्ट है कहीं पे तो वहाँ पे वाटर होगा ही होगा। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट NaCl है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भी होगा, ये गिवन है। तो उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, जो सॉल्ट है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। कम कैसे करेंगे? कम सॉल्ट खा के। सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी आती है हमारे पास में। अब सेकेंड टाइप के ट्रीटमेंट जो है फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट है। अब वो जो है वो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए उसके रिगार्डिंग। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए जिसको भी ज़रूरत है। ठीक है, और क्योंकि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपके लिए गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसके अंदर एक PDF होगी, उसका आप डाउनलोड कीजिए। वो बेसिकली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का चार्ट है। दिन में 2 बार ब्लड प्रेशर लीजिए और उसके अंदर नोट डाउन कीजिए वैल्यूज़ को, और उसको कुछ दिनों तक मेजर करते रहिए, और वो आपकी एक बेसिकली डायरी बन जाएगी, एक मेटा डेटा बन जाएगा आपके पास में, आपके डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसकी बेसिस पे आपके ट्रीटमेंट्स मॉडिफाई किए जा सकते हैं। दैट वाज इट, थैंक यू।